नादिर ने बार बार चाबी का पूछकर बीनी को परेशान कर दिया था। बीनी ने जेब में से चाबी बाहर निकाली और हाथ में लेकर दिखाई कि नादिर देखो ये रही चाबी। नादिर ने उसके हाथों से आगे बढ़कर चाबी छीनी और उसे उसके ही स्वेटर की जेब में डालकर, यानी कि बीनी के ही स्वेटर की जेब में डालकर जिप अच्छे से बंद कर दी। उसके बाद कहने लगा अब ये महफूज है। तो वो सोचने भी लगी कि ये चाबी को लेकर इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है। बहरहाल उसके बाद बीनी को नादिर ने अचानक से अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगा कि तुम्हें चट्टान से बहुत डर लगता है ना मेरी जान। तो बीनी कहने लगी हाँ, लेकिन ये क्या कर रहे हो नादिर तुम। और वो हंसने लगी। उसे लगा कि नादिर रोमांटिक हो चुका है, लेकिन नादिर के दिल में तो अलग ही साजिशें नुमाया थी। उसने कहा कि तुम्हें बहुत खौफ आता है, तुम्हारे सारे खौफ कुछ देर में कम होने वाले हैं। इतना कहकर नादिर ने एक जोरदार झटका दिया बीनी को चट्टानों से नीचे। तो बीनी जोर से चिल्लाई और कहने लगी ये क्या कर रहे हो, मुझे गहराई से बहुत डर लगता है। तो उसने कहा तुम्हारा डर आज खत्म। और इतना कहकर उसने उसकी कमर पर झटके से हाथ हटाया और उसके बाद बीनी को दोनों हाथ से छोड़कर नीचे दरिया में इतनी ऊपर की चट्टानों से गिरा दिया। और उसके बाद जोरदार कहकहा लगाकर जोर आवाज में कहने लगा मैं आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसके बाद वो वहां से मुतमईन कदमों को बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना भी हो गया। घर के करीब दरिया की लहरें मकान की दीवार से कुछ पीछे ही थी। नादिर ने मुतमईन कदमों के साथ दरवाजा खोला, फिर अंदर दाखिल होते हुए दरवाजे को बंद किए बगैर ही अंदर दाखिल हो गया। तूफानी हवा कमरे में दाखिल होने लगी। उसके बाद उसने कमरे का जायजा भी लिया। फिर आगे बढ़कर तहखाने का दरवाजा उसने मजबूती से बंद कर दिया। तहखाने का लोहे का बंद दरवाजा खुला और तहखाने में दाखिल होकर दरवाजे को अपनी जानिब खींचकर मजबूती के साथ उसने अच्छे से बंद कर लिया। ये लोहे का दरवाजा था और इस दरवाजे में ऐसी टेक्निक थी कि ये अपनी जानिब से खींचने पर बाहर से बंद हो जाया करता था। तहखाने के अंदर से सिवाय चाबियों के अलावा उसे खोलना मुमकिन नहीं था। जाहिर है कि चाबियां तो बीनी के स्वेटर के अंदर ही थी और इसके अलावा अब दरवाजे को कोई भी नहीं खोल सकता था। और यही नादिर का साजिश भरा मंसूबा था। तूफान नुमाया होते ही उस दरिया की तूफानी लहरें बीनी को ऊपर की जानिब फेंकती, लेकिन लाश की सूरत में। कस्बे वाले को जब बीनी की लाश मिलती तो वो नादिर को बताने के लिए दौड़ते जरूर और तहखाने का दरवाजा बाहर से लॉक पाकर वो लोग चिल्लाकर नादिर को अपनी आमद से मुत्तली भी करते। और तब जाकर नादिर फिर उन्हें बीनी की स्वेटर की जेब में मौजूद चाबी लाने का हुक्म भी देता। यूं तहखाने का दरवाजा तो खुल जाता, लेकिन आधे से ज्यादा कस्बा ऐनी शाहिद के तौर पर पुलिस वालों को गवाही दे देता कि नादिर तो है तहखाने में बंद था और उसकी चाबियां बीनी की जेब में थी। और जिस वक्त बीनी समुंदर में डूबी उस वक्त नादिर तो तहखाने में बंद था। फिर नादिर उसे कैसे मार सकता है। तहखाने का दरवाजा भी लॉक था और लॉक की चाबी बीनी के स्वेटर की जेब में से हम सबको मिली है। ये सब सोचकर मंसूबा पूरा सा अपना कामयाब होता हुआ देखकर नादिर एक जोरदार कहकहे के साथ हंसा और कहने लगा ये सब सोचकर मुझे कौन बीनी का कातिल ठहराएगा और फिर कौन मुझे उसके कत्ल में गिरफ्तार करेगा। अब मेरा मंसूबा कामयाब हो चुका है। और वो बड़ा खुश हो रहा था कि उसका मंसूबा कामयाब हो जाएगा और कहने लगा कि मैं हमेशा आज़ाद ही रहूंगा और कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा। बाहर तूफान बारिश की बदौलत सुबह तक भी बहुत ज्यादा अंधेरा फैला चुका था और तहखाने में भी अब अंधेरा फैलने लगा था। नादिर ने आगे बढ़कर लालटेन को उठाया और उसे फिर जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगा। उसके बाद उसे माचिस मिली और माचिस की मदद से उस लालटेन को रोशन करके नादिर ने उसे एक जानिब रख दिया। फिर हथौड़ी और आरी उठाकर वो काम में मगन हो गया। तकरीबन 1 घंटे तक नादिर लगातार काम करता रहा। 1 घंटा यूं ही गुजर गया। उसके बाद अचानक से ही नादिर को पानी के शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। तो उसने चौंक कर अचानक से तहखाने के इकलौते रोशनदान की जानिब देखा कि रोशनदान से देखूं कि पानी की इतनी आवाज क्यों आ रही है। उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर वो भी खौफजदा हो गया, क्योंकि पानी की एक बारीक धार तहखाने के रोशनदान से अंदर की ओर गिर रही थी। यानी कि अब पानी की जो लहरें थी, जो दरिया की लहरें थी, वो तहखाने के खिड़की यानी रोशनदान तक भी आ चुकी थी। शायद दरिया का पानी तहखाने की दीवार तक आ पहुंचा है। ये देखकर नादिर को जिंदगी में पहली दफा अपने जिस्म में खौफ की लहर दौड़ती हुई नजर आई, महसूस हुई, क्योंकि उसने अपनी मौत को खुद दावत दे दी थी। उसे ऐसा लगने लगा था क्योंकि वो तहखाने के दरवाजे को बाहर से खुद ही लॉक कर चुका था बीनी के कत्ल से बचने के लिए। अब अगर ऐसी सिचुएशन में तहखाने में समुंदर का पानी रोशनदान की मदद से अगर आ जाता है और तहखाने में पानी भरा जाता है, तब तो उसे घुटकर मरने से कोई नहीं बचा सकता था। और वो एक चूहेदान में चूहे की मानिंद बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है और उसे अब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा खौफ भी आ रहा था।
और उसको निकलने की अब कोई भी जगह मौजूद भी नहीं थी। रोशनदान था वो बहुत छोटा था, लेकिन पानी आने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी था और उसके निकलने की अब कोई भी जगह मौजूद नहीं थी। तो उसने घबराकर एक लकड़ी की मेज को अपनी जानिब खींच लिया। फिर लकड़ी के मजबूत तख्तों को मेज पर रखकर हथौड़ी और कीलों के साथ मेज पर चढ़कर वो पतले और मोटे लकड़ियों के लत्थों से जो रोशनदान था उसके आगे एक दीवार बनाने लगा। लेकिन अभी वो सही से लकड़ी के तख्ते जोड़ भी नहीं पाया था कि अचानक लकड़ी की उस दीवार को जोरदार एक झटका लगा और वो तख्ता जिसे वो ठोक रहा था वो पूरी ताकत के साथ नादिर के चेहरे पर आकर गिर गया। ये जो हुआ था ये पानी की बेतहाशा कुव्वत का नतीजा था। बाहर से दरिया की एक लहर ने पानी का ऐसा प्रेशर मारा कि उसकी लकड़ी की बनाई हुई दीवार का एक तख्ता उड़कर उसके मुंह पर ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जोर से उस तख्ते को फेंक कर मारा हो, जिसकी वजह से लकड़ी का वो रोशनदान उखड़कर लकड़ी की मेज पर ही आकर गिर गया। और उसके बाद तो पानी की धार और बढ़ गई और एक मोटी धार तहखाने के फर्श पर गिरने लगी। नादिर तो अब बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और उसके बाद वो घबराकर मेज से नीचे आया और पानी की इस मोटी नहर को जो कि रोशनदान से नीचे गिर रही थी उसे हैरतज़दा होकर देखने लगा। फर्श पर पानी की वो धार लगातार गिरती जा रही थी। तो नादिर ने घबराकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन ऊपर दरवाज़ा लॉक था। नादिर ने तो पागलों की तरह उस लोहे के दरवाजे को जिसे खुद ने लॉक किया था बाहर से उसे ठोकना और पीटना शुरू कर दिया था और वो गला फाड़ फाड़ कर चीख चिल्ला रहा था ताकि कस्बे वाले उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाएं। उसकी तमाम तर कोशिशें यही थी कि कस्बे वाले किसी भी तरह उसकी जानिब आवाज़ सुनकर मुतवज्जा हो जाएं। लेकिन भला ऐसा कब मुमकिन था, क्योंकि तहखाने में कैद होने की बदौलत आवाज़ का मकान से बाहर निकलना ही मुमकिन नहीं था और उस पर जुल्म भी इतना कि तूफानी बारिश और गिरजती चमकती बिजली बदौलत भी बिल्कुल भी आवाज़ बाहर तक जाना मुमकिन नहीं था। कि कोई शख्स मकान से करीब से गुजर रहा हो और उसकी आवाज़ सुन ले ऐसा भी मुमकिन नहीं था। तकरीबन 15 मिनट तो वो बहुत जुनून में रहा और दरवाज़ा ठोकता रहा, लेकिन उसके बाद किसी चीज़ के धमाके के साथ अंदर घुसने की आवाज़ के साथ वो होशो हवास से बाहर आया और उसने रेलिंग पर हाथ रखकर तहखाने के सर्द माहौल में नीचे की तरफ झांका और उसके बाद उसे अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। रोशनदान की जगह तो बहुत बड़ा खला दिखाई दे रहा था। लकड़ी की दीवार काफी ज़्यादा टूटकर तहखाने के फर्श पर आ गिरी थी। अब पानी की धार बहुत ज़्यादा मोटी भी हो चुकी थी और तहखाने का फर्श तो दरिया के पानी से दरिया जैसा ही हो चुका था। नादिर तो अपना सर पकड़कर अब सीढ़ियों पर बैठ गया था, क्योंकि फरार के लिए तो सिर्फ तहखाने का दरवाज़ा ही बाकी था और वो भी कमबख्त बाहर से ही बंद था। अभी अचानक वो तदबीर अचानक ही उसके दिमाग में वारिद हो गई, क्योंकि वो लकड़ी का कारीगर था और वो तहखाने की छत को काट कर बाहर निकल सकता था और औजार भी उसके सारे तहखाने में ही मौजूद थे। लेकिन छत को काटना एक मुश्किल तरीन अमल भी था, लेकिन वो भी नामुमकिन नहीं था। और अगर वो नामुमकिन भी होता तो नादिर के पास और कोई रास्ता मौजूद भी नहीं था कि जिससे वो उस तहखाने से बाहर निकल सके। और वो हिम्मत कर उस फर्श पर उतर ही गया। पानी उसकी पिंडलियों को छू रहा था और लालटेन में वो तहखाना किसी सौगवार कैद से कम दिखाई नहीं दे रहा था। लकड़ी काटने के वो औजार मजबूत मेज पर ऊपर पड़े हुए थे, इसीलिए वो पानी से महफूज थे। नादिर ने औजार उठाए और लालटेन को हाथ में थामे वापस सीढ़ियों की जानिब वो चल दिया। पानी अब तहखाने की पहली सीढ़ी के करीब पहुंचने वाला था, तो वो फुर्ती के साथ सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के करीब आ खड़ा हुआ। अब उसे सर्दी भी लग रही थी और सर्दी की शिद्दत भरी एहसास उसे चुभ रही थी, और लेकिन वहां पर गर्मी के लिए सिवाय लालटेन के कुछ भी मौजूद नहीं था। नादिर अब बहुत बुरी तरीके से उस तहखाने में फंस चुका था। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।